तो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो लिखा जाता था वो बेसिकली 0 1 में लिखा जाता था, इसलिए डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता था उसको. बट फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, इन फर्स्ट जनरेशन सिनेरियो इज वी आर राइटिंग कोड डायरेक्टली फॉर द मशीन, ठीक है ना. सेकेंड जनरेशन में ये 0 या 1 के फॉर्म में रहता था. सेकेंड जनरेशन में यहाँ हम ट्रांसलेटर यूज करने लगे, ठीक है ना. तो ट्रांसलेटर जो यूज किया गया वो सबसे पहला ट्रांसलेटर आपका असेंबलर यूज हुआ, ठीक है ना. तो यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज्ड टू राइट द कोड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. तो असेंबली लैंग्वेज कोड एज ए सोर्स कोड यूज होता था और ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था. तो ट्रांसलेटर जो है वो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डे बाय डे, जनरेशन बाय जनरेशन आपका जो है मोड ऑफ ट्रांसलेटर चेंज हुआ. असेंबलर से फिर कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, फिर कंपाइलर हुआ, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका बदलता चला गया, यानी कि अब हम लोग जो लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कुछ भी सर्टेन इंस्ट्रक्शन कोड को फॉलो करके, और उसका कन्वर्जन आपका ट्रांसलेटर एज ए कंपाइलर या एज ए इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट कर रहा है. तो basically we already have a concept that ki it is the instruction given to the computer. Instruction is what? It is a command given to the computer to perform any operation. Now in assembly language code, as like in any programming language, we followed certain format to write up the particular instruction. Though in assembly language also there is a standard format, and that format is known as instruction format for assembly language. So instruction format consists of OP code field, operand field, and the mode field. So we just mention here instruction format. What is actually instruction format? Instruction format is specifies the way through which we write the instruction in any programming language. But here we discuss the instruction format used in assembly language. So in assembly language, instruction format, driver change करना. Instruction format consists of OP code field, operand field, and mode field, ठीक है ना. अब इसमें जो OP कोड फील्ड है और जो ऑपरेंड फील्ड है ये आपका मेन इंस्ट्रक्शन में यूज होता है. मोड फील्ड इज ऑप्शनल, ठीक है ना. मोड फील्ड इज ऑप्शनल, दिस वन इज ऑप्शनल. तो जो स्टैंडर्ड हमारा जो फॉर्मेट होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट असेंबली लैंग्वेज कोड लिखने का, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंटेन्स 2 सेक्शन. वन इज द OP कोड एंड अनदर वन इज द ऑपरेंड, ठीक है ना. दिस वन इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू राइट द इंस्ट्रक्शन. तो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए ये 2 चीज होना जरूरी है. मोड फील्ड आपका ऑप्शनल होगा, यानी जो मोड फील्ड इसमें इंक्लूड होता है, that mode field is the optional one that is not mentioned in the instruction लिखने में ये मोड फील्ड आपका जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो इनडायरेक्टली मोड फील्ड डेजिग्नेट होगा. मोड फील्ड, OP कोड फील्ड और ऑपरेंड फील्ड, ये 3. तो हम लोग डिस्कस किए थे
ये जो बेसिकली तीनों फील्ड होता है, ओपी कोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड एंड मोड फील्ड, ठीक है ना। तो कोई बताएंगे कि ओपी कोड फील्ड क्या स्पेसिफाई करता है, किस पर्पस को फुलफिल करता है ओपी कोड फील्ड? ओपी कोड फील्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन कोड फील्ड। तो it specifies the operation it specifies the operation which is to be performed on set of operands, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो ओपी कोड फील्ड है, ये ओपी कोड फील्ड आपका वो वेरियस मोड का होगा, ठीक है। तो वेरियस मोड का होगा मतलब कि ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन, you just mention here OP code field instruction may be of following types, ठीक है ना। तो ये ओपी कोड फील्ड आपका जो है वो तीन तरह का हो सकता है। पहला डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, यानी डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरा डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कोई मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हो सकता है ओपी कोड जिसमें कोई कैलकुलेशन जॉब हो। तीसरा आपका ये हो सकता है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, यानी ओपी कोड के जगह ये तीनों में से कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। डेटा ट्रांसफर और मूवमेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग डीटी, डीएम और पीसीआई मेंशन करेंगे। तो अब ओपी कोड फील्ड अगर आप लिख रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में, तो ओपी कोड फील्ड डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ अभी हम लोग देखेंगे, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये इसका नेमोनिक्स यूज करेंगे आप। तो डेटा ट्रांसफर और मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली आपका मोटिव क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एक डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाना विदाउट चेंजिंग इट्स कंटेंट्स। हाँ, एड्रेस विल बी चेंज, कंटेंट्स रिमेन सेम। लोकेशन जब इस क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाइएगा तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन कंटेंट आपका वही, यानी कि एज ए वैल्यू आप वही रहेंगे। इस रूम में थे तो उस रूम में चले जाएंगे। तो शिफ्टिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन अकर whenever the data transfer movement group of instruction is used as an OP कोड। तो ओपी कोड फील्ड में अगर ऑपरेशन कोड में अगर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है तो आपका इंस्ट्रक्शन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में विदाउट चेंजिंग इट्स कंटेंट मूव करेगा। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में जो है वो अलग अलग तरह का जो क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शन का आगे हम लोग देखेंगे। उसमें सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है, मेंशन ही कर दीजिए इसको, डेटा, है ना, या you simply you write movement of data from one location to another location without changing its content, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स कंटेंट्स, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली डेटा मूवमेंट, डेटा एक्चुअली रखा कहाँ गया है? नहीं, डेटा यहाँ पर जो ऑपरेंड हम लोग ले रहे हैं, ऑपरेंड फील्ड, नेक्स्ट ऑपरेंड फील्ड में हम क्यों यूज कर रहे हैं? डेटा को होल्ड करने के लिए। आप प्रोग्राम में वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? डेटा को रखने के लिए, वैल्यू को रखने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? किसी वेरिएबल में या किसी रजिस्टर में।
तो these are the two location, these are the two area on which you place the data. तो आपका जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होगा वो कहाँ किसके किसके बीच में होगा? Just mention here because data is kept under register और मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना? तो मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच में आपका जो है डेटा ट्रांसफर होगा। हो सकता है कि मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में भेजेंगे या रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में। उदार सर क्लास नहीं हो रहा है क्या? अपनी उदार सर क्लास नहीं हो रहा है। मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेंजिंग इट्स कंटेंट। आपको ये पता है कि डेटा आपका जो है वो इसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होगा। तो अगर हम रजिस्टर के लिए आर वर्ड यूज करें और मेमोरी लोकेशन के लिए एम, तो डेटा मूवमेंट आपका किसके किसके बीच होगा? हाँ, अब हमारे पास दो ही डेस्टिनेशन है, या तो रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन। तो आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे, आपका लॉजिक गेट जब पढ़िएगा, तो हमारे पास दो इनपुट है, एम और आर। तो इस दो इनपुट से हमारा कॉम्बिनेशन 4 बनता है, ठीक है ना? तो दो इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन जो बनेगा, दैट मीन्स कि मेमोरी मेमोरी रजिस्टर रजिस्टर, तो मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर टू रजिस्टर, यानी कि डेटा मूवमेंट हमारा इसी बीच में होगा, ठीक है ना? मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, यानी कि लोकेशन चेंज कहाँ होगा? मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, डेटा मूवमेंट होगा इंस्ट्रक्शंस का। तो ये दो कंपोनेंट है, मेमोरी और रजिस्टर। ये दो कंपोनेंट है जहां पर आपका डेटा एलोकेट होता है। तो डेटा इज एलोकेटेड आइदर इन मेमोरी और रजिस्टर। तो मूवमेंट ऑफ डेटा इज अकर इन बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी, इन बिटवीन टू मेमोरी। जैसे आप लिख रहे हैं a इक्वल टू b, सपोज यू डिक्लेयर द टू वेरिएबल इन योर प्रोग्राम a b, but you take value for b only and want to use the same value for a also, so you just assign the value of b to the a. so same thing is occur here, m to m, that means एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। b का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू भी 10 रखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं जनरली, इंट a और b लेंगे, और b को आपने 10 कर दिया, असाइन कर दिया 10, और a को b को a में असाइन कर दिया, यानी कि अब a और b दोनों में 10-10 है। a में आपने असाइन नहीं किया, बट a में b को असाइन कर दिया। तो मेमोरी टू मेमोरी, a भी मेमोरी है, b भी मेमोरी है, तो यू आर असाइनिंग वेरिएबल फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर मेमोरी। तो मेमोरी टू मेमोरी कोई बता सकते हैं? मेमोरी टू मेमोरी अभी हम लोग जितना भी डिस्कशन किए, मेमोरी टू मेमोरी में आपका कोई एग्जांपल जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो यूज हुआ हो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें बेसिकली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में जो ओपी कोड फील्ड यूज होता है उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है। एग्जांपल में पुश, यस,
पुश, पॉप, देन लोड, स्टोर और toss is the location top of the stack. Toss is not a instruction. टॉस तो हम समरी में यूज करते हैं, टॉस इज नॉट। तो पुश, पॉप, लोड, स्टोर, मूव। अगर आप इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल यूज करेंगे तो जैसे आप सी में लिखते हैं प्रिंटफ और स्कैनर, तो यहाँ पर इन और आउट इंस्ट्रक्शंस होता है। स्वैप आप करते हैं कोई भी वैल्यू को, ए को बी में, बी को ए में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज इज द पर्टिकुलर। तो ऑल आर व्हाट, ऑल आर द निमोनिक्स, दीज आर द निमोनिक्स। नाउ दीज आर द निमोनिक्स यूज्ड एज एन ओपी कोड फील्ड, ठीक है ना, फॉर विच सेक्शन, फॉर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो निमोनिक्स जो ओपी कोड के लिए यूज होगा वो आपका डेटा ट्रांसफर के लिए होगा। तो डेटा ट्रांसफर के लिए ये सारे इंस्ट्रक्शन है। पुश का मतलब है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाना, स्टैक मेमोरी में ले जाना। तो पुश ए लिखते हैं तो ए क्या है, पुश ए लिखते हैं तो ये क्या है, ए मेमोरी है, कोई वेरिएबल है, और वो किस मेमोरी में जा रहा है, स्टैक मेमोरी में। तो मेमोरी टू मेमोरी बोल सकते हैं। पॉप, जब स्टैक से आप बाहर निकालते हैं डेटा, तो स्टैक से आप किसी वेरिएबल में रखते हैं, एक्स में रखते हैं, तो वहां पर भी आपका वही ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे लोड, लोड आप जब करते हैं तो लोड में इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देखिए, लोड में हम लोग किस एरिया से किस एरिया में डेटा भेजते हैं। लोड जब करते हैं तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाता है डेटा। हाँ, तो नहीं कैसे, मान लीजिए लोड ए लिखते हैं तो ए इज अ वेरिएबल, और ए इज लोडेड इन विच लोकेशन, रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो मेमोरी टू रजिस्टर में आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, कुछ एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर जो मॉडिफाई करता है। तो एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी टू रजिस्टर में आप लिख सकते हैं लोड को। लोड इज द इंस्ट्रक्शन थ्रू विच वी चेंज द लोकेशन ऑफ मेमोरी वेरिएबल टू द रजिस्टर, रजिस्टर वेरिएबल। यानी कि मेमोरी आपका क्या है, जैसे लोड ए लिखे, एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो इसके लिए हम लिखते हैं लोड ए। तो लोड ए लिखने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एसी स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नाउ योर ए इज अ मेमोरी वेरिएबल, ए contains certain value or data that a is transferred to whenever you write load a। लोड ए लिखने से क्या होता है, एक्यूमुलेटर में मेमोरी ऑपरेंड ए जाकर इंसर्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है एसी, तो लोड ए लिखने से क्या होगा, ए यहाँ आ गया, ए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चला गया। तो लोड ए, दैट मीन्स यहाँ पर ऑपरेशन क्या हुआ, डेटा ट्रांसफर क्या हुआ, मेमोरी टू रजिस्टर टू मेमोरी। का कोई एग्जांपल, मूव हो सकता है, स्टोर, रजिस्टर टू रजिस्टर होगा, रजिस्टर टू मेमोरी। क्यों, स्टोर में कोई मेमोरी वेरिएबल लेते हैं ना, स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर से उसका एक कॉपी निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि फर्दर कोई दूसरा एक्सप्रेशन भेजना होता है। तो रजिस्टर टू मेमोरी में हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टोर। जैसे हम लिख रहे हैं लोड ए किया, अगर इस ए को हमको स्टोर करना है तो क्या लिखेंगे, स्टोर ए लिखेंगे। ए तो एक्यूमुलेटर में है, तो स्टोर ऐसा कोई वेरिएबल, इसे स्टोर टी। तो टी आपका क्या है, टी एक मेमोरी वेरिएबल है, और ये स्टोर किसको कर रहा है, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको कर रहा है। एक्यूमुलेटर क्या है, रजिस्टर है। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर टी लिखने से क्या हो गया, मेमोरी ऑपरेंड टी में जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा है उसका एक कॉपी आ गया। यानी ये क्या हुआ, रजिस्टर टू मेमोरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। व्हाट अबाउट मेमोरी टू मेमोरी। अब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, मूव भी लिख सकते हैं, मूव को भी लिख सकते हैं मेमोरी टू मेमोरी, क्योंकि मूव का इस्तेमाल दोनों पर्पस के लिए होता है, ठीक है ना। और रजिस्टर टू रजिस्टर में भी मूव लिख सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर 1 का रजिस्टर 2 का रजिस्टर 1 में भेजना है तो मूव R1 R2 लिख सकते हैं,
और ए को अगर रजिस्टर 1 में भेजना है तो रजिस्टर, तो मूव का यूज आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप लिखते हैं ना टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन मूव R1 A, तो मूव R1 A का मतलब क्या है, A is transferred to register R1, तो A is memory variable and R1 is register, तो memory variable is transferred to register। और at the same time फाइनल रिजल्ट भी आप लिखते हैं मूव X R1, X R1 भी लिखते हैं ना, तो मूव का इस्तेमाल मोर और लेस सब में होता है, किसी भी तरह का, रजिस्टर टू रजिस्टर में भी हो सकता है, मेमोरी टू मेमोरी में भी हो सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर में भी हो सकता है। क्यों, जैसे मूव का इस्तेमाल मेमोरी टू मेमोरी कैसे होगा, जब यहाँ लिखेंगे मूव, हाँ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अगर हम लिखेंगे मूव, ठीक है ना, ए बी, तो ये वही काम कर रहे हैं कि बी में डेटा है और उसको ए में असाइन कर रहे हैं। तो मूव ए बी का मतलब क्या हो गया, मेमोरी ऑपरेंड ए, मेमोरी ऑपरेंड बी जो है वो ट्रांसफर हो गया मेमोरी ऑपरेंड ए में, यानी बी का एक कॉपी ए में भी चला गया, तो बी जो है, बी का जो वैल्यू है वो ए में भी असाइन हो गया। तो यहाँ क्या मेमोरी टू मेमोरी हो रहा है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मूव रजिस्टर टू रजिस्टर है, तो मूव R1 R2, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रजिस्टर R1 में रजिस्टर R2 का कंटेंट जा रहा है, तो रजिस्टर टू रजिस्टर भी हो गया। आप चाहें तो मेमोरी टू रजिस्टर भी यहाँ दिखा सकते हैं मूव से, मेमोरी टू रजिस्टर कोई बता सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर मूव का अगर यूज करना होगा तो। व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रांसफर एक्चुअली कहाँ से कहाँ हो रहा है डेटा का, ठीक है। कोई बता सकते हैं मेमोरी टू रजिस्टर में मूव का इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, बस यहाँ ए और बी के जगह, ए के जगह R1 ले लेंगे, R1 कॉमा बी लिखेंगे, तो बी आप ट्रांसफर R1 में हो रहा है, तो रजिस्टर टू मेमोरी हो गया, और X R1 लिख देंगे तो आपका रजिस्टर टू मेमोरी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल अगर लेंगे, मेमोरी टू रजिस्टर में मूव का एग्जांपल क्या हो सकता है, मूव R1 A, तो A आपका R1 में ट्रांसफर हो रहा है, और रजिस्टर टू रजिस्टर में मूव का एग्जांपल क्या हो सकता है, मूव X R1, नहीं 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 नहीं, इसमें हम ले रहा था, गलती ले ली, हाँ उसमें तो दिया ही है मूव का यूज, रजिस्टर टू मेमोरी, तो रजिस्टर टू मेमोरी में मूव, जो फाइनल रिजल्ट स्टोर करते हैं तो वहां लिखते हैं ना X टू R1, यानी R1 को X में स्टोर कर दिया, तो रजिस्टर R1 में डेटा है और वो कहाँ जा रहा है, मेमोरी में, कौन सा मेमोरी, X में। तो यू कैन यूज मूव इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल पर्पस, फॉर ट्रांसफरिंग इन डेटा इन बिटवीन मेमोरी, इन बिटवीन रजिस्टर, मेमोरी एंड रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेमोरी। तो मूव इंस्ट्रक्शंस का यूज आप तीनों पर्पस के लिए, चारों पर्पस के लिए कर सकते हैं। क्लियर है ये। उसका यूज जो है बेसिकली स्टैक में करते हैं, स्टैक मेमोरी में, ठीक है ना। लोड और स्टोर का यूज जो है एक्यूमुलेटर बेस्ड कंप्यूटर में करते हैं, स्टैक बेस्ड कंप्यूटर यहाँ लिख सकते हैं, स्टैक बेस्ड, है ना। और मूव का यूज जो है ये जनरल पर्पस में करते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर। इन और आउट का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, जहां भी इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल का यूज करना है, यानी कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज करना है। जैसे आप प्रिंटफ स्कैनफ के बिना भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। आप प्रिंटफ इसलिए लिखते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको डिस्प्ले होता हुआ व्यू देख सकें, आउटपुट क्या हो रहा है वो व्यू होगा, तो आप ये एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा है प्रोग्राम वो हो रहा है। अगर नहीं लिखेंगे प्रिंटफ तो काम होगा, प्रोसेस भी हुआ, लेकिन आप उसको व्यू नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल इज नीडेड whenever you want to properly recognize the particular objective, whatever object for which you are writing the program। तो इन और आउट आपका जो है इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के लिए यूज होता है। इनपुट टर्मिनल कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड आपका इनपुट टर्मिनल कीबोर्ड है, और आउटपुट टर्मिनल, है ना। एक्सचेंज आप कभी भी किसी लोकेशन से एक्सचेंज कर सकते हैं,
एक्सचेंज ए बी, यानी कि बी का ए में एक्सचेंज हो जाएगा वैल्यू, ए का बी में। एक्सचेंजिंग जैसे स्वैप फंक्शन काम करता है उसी तरह से ये एक्सचेंज काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। का वैल्यू तो वहां से हट जाएगा, एक में कुछ नहीं रहेगा, एक ब्लैंक हो जाएगा, empty हो जाएगा। दूसरा जो ऑपी कोड फील्ड है उसमें आता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, इसको ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन नाम इसलिए रखा गया है कि एनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल एंड मैनिपुलेशन जॉब इज हैंडल थ्रू दैट इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस ऐसा होगा, तो उसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा पहले। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए लाइक ऐड, सब, ठीक है ना, मल्ट, डिव, ठीक है, ऐड विथ कैरी, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, ठीक है ना। एडिशन कैरी के साथ भी करते हैं, बोरो और सब्ट्रैक्शन बोरो के साथ भी करते हैं, बिना बोरो के भी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका मीनिंग समझ में आई, ऑल आर द नेमोनिक्स, दीज आर द नेमोनिक्स एंड पर्पस आपको पता है ऐड का काम क्या है। ऑल नेमोनिक्स आर रिटेन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा सेक्शन इसमें है लॉजिकल, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए जो नेमोनिक्स यूज होगा, ठीक है, तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए नेमोनिक्स आपका यूज होगा लॉजिकल में, जैसे लॉजिकल एंड, ठीक है ना, लॉजिकल और, नॉट, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, ठीक है ना, देन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तीसरा जो है लॉजिकल, बेसिकली आपका बिट ऑपरेटर ऑपरेशन ही होगा, एक बिट का ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस। शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए जो नेमोनिक्स यूज होता है, ठीक है ना, तो ये नेमोनिक्स आपका यूज होता है इसमें। बेसिकली तीन तरह का शिफ्टिंग होता है। पहला लॉजिकल, हाँ, लॉजिकल, सर्कुलर एंड अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये तीनों के लिए आपका जो है शिफ्टिंग, लॉजिकल शिफ्टिंग और सर्कुलर शिफ्टिंग में डिफरेंस हम लोग डिस्कस किए थे। लॉजिकल शिफ्टिंग में क्या है कि एक बिट लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो राइट साइड में एक बिट आपको एलोकेट करना पड़ेगा, अगर राइट शिफ्ट होगा तो लेफ्ट में एक बिट एलोकेट करना पड़ेगा। लॉजिकल शिफ्टिंग में एलोकेशन जो आपका बिट लेफ्ट या राइट जीरो से होता है। और सर्कुलर शिफ्ट में बस यही चेंज होता है कि जो लेफ्ट से जो डेटा आपका आउट हुआ वही डेटा आपका राइट में इन हो जाएगा। यानी कि अगर लेफ्ट से 1 आउट हुआ तो 1 इन कर जाएगा, 0 आउट हुआ तो 0 इन कर जाएगा। उसी तरह से राइट से कोई जो आउट हुआ वो लेफ्ट में इन कर जाएगा। यानी लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट में फिक्स हो गया कि 0 ही आपको इंसर्ट करना है। सर्कुलर शिफ्टिंग में ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा आपका ये तय होगा कि आपका शिफ्टिंग के बाद 0 एलोकेट होगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, या 1 एलोकेट होगा राइट साइड या लेफ्ट साइड। अब ये दोनों ही तरह का शिफ्टिंग में हम साइन को कवर नहीं करते हैं, यानी साइन बिट को कवर नहीं करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी हालत में हो तो हमारा शिफ्टिंग डायरेक्टली पूरे 8 बिट पे होता है, अगर 8 बिट कंप्यूटर के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अर्थमेटिक शिफ्टिंग इज द शिफ्टिंग इन विच वी कंसीडर द साइन बिट। So if you are working, if you are writing instruction for 8-bit computer, then out of 8-bit, leftmost bit is reserved for sign bit। एक बिट का आपका रिजर्व रहेगा साइन बिट के लिए। दैट मीन्स 8-bit कंप्यूटर में केवल 7 बिट आपका जो है डेटा के लिए यूज होगा, एक बिट रिजर्व हो जाएगा साइन बिट के लिए। और वो साइन बिट आपका 0 या 1 होगा, पॉजिटिव के लिए 0 मेंशन होगा और निगेटिव के लिए 1 मेंशन होगा। तो नेमोनिक्स इसके लिए यूज होता है SHL, SHR, ठीक है ना। सर्कुलर शिफ्टिंग के लिए ROL, ROR, और SHL और SHR में A लगा दीजिएगा तो वो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट हो जाएगा। तो दैट इज SHLA, SHR, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट,
SHL का मतलब लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, यू कैन मेंशन इट। लॉजिकल शिफ्ट राइट, ऑल आर द नेमोनिक्स, जब हमको यूज करना होगा तो यही नेमोनिक्स लिखेंगे। तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के लिए SHL, लॉजिकल शिफ्ट राइट के लिए SHR, ROL सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, ROR सर्कुलर शिफ्ट राइट। ROR यहाँ पर सर्कुलर के लिए रोटेट यूज किया गया है, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट। और SHLR मतलब लॉजिकल शिफ्टिंग में ही अर्थमेटिक वर्ड यूज हो गया, अर्थमेटिक एक लेटर A यूज हो गया, क्योंकि लॉजिकल शिफ्टिंग में वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन बिट। तो फॉर कंसिडरिंग द साइन बिट, दैट मीन्स कि आफ्टर शिफ्टिंग नेगेटिव वैल्यू रिमेन नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू रिमेन पॉजिटिव, we are not going to change the sign of the any particular value, so that should be maintained in the arithmetic shifting operation. So these are the three data manipulation instruction we are going to use in the particular. Now the third one is the PCI, program control instructions, ठीक है ना। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में जितने भी आप डिसीजन कंट्रोल यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में सी में, और जितना भी आप लूप कंट्रोल यूज करते हैं, तो ब्रांचिंग लूपिंग यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ ब्रांच एज वेल एज लूप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। इसका लिस्टिंग देंगे, इसका लिस्ट थोड़ा बड़ा है, इसका लिस्टिंग हम शेयर करेंगे। तो ब्रांच एज वेल एज लूप इंस्ट्रक्शन, तो ब्रांच में वो सारे स्टेटस फ्लैग रजिस्टर आपके यूज होंगे, ओवरफ्लो फ्लैग, स्टेटस रजिस्टर का जो है साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ठीक है ना, पैरिटी फ्लैग जो 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। तो उसी के बेसिस पर जैसे अगर हमारा ओवरफ्लो फ्लैग चेक करना है तो कैरी बिट आपका ऑन होना चाहिए। तो अगर आपका जो है इक्वलिटी चेक होगा ओवरफ्लो फ्लैग के लिए, अगर इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब है कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है साइन फ्लैग के लिए, अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो निगेटिव वैल्यू है। तो जितना भी स्टेटस फ्लैग है वो सारे के लिए यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यूज होता है, जो आप डिसीजन कंट्रोल और लूप कंट्रोल यूज करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फील्ड, ऑपरेंड फील्ड। सेकेंड वन इज द ऑपरेंड फील्ड। तो ऑपरेंड फील्ड भी आप ऑलरेडी जानते हैं। ऑपरेंड फील्ड इज व्हाट? इट स्पेसिफाइज the operand on which operation is to be performed. Operation is to be performed, ठीक है ना। तो डेटा may be available either in memory location और रजिस्टर, ठीक है ना। आपका जो डेटा है वो किसी मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर में हो सकता है। तो उसके बेसिस पर आपका ऑपरेंड फील्ड जो है, दैट मीन्स ऑपरेंड फील्ड may be either memory, any memory location, एग्जाम्पल में डेट इज फॉर एग्जाम्पल ABC एक्सेट्रा, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकता है, और रजिस्टर, एनी रजिस्टर, दैट इज रजिस्टर के लिए नेमिंग कन्वेंशन R1 R2 अप टू R7, कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो ऑपरेंड फील्ड के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो जब हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें ये ऑपरेंड फील्ड दिखेगा 0 1 2 3। तो ये ऑपरेंड फील्ड आपका जो दिखेगा वो ऑपरेंड में भी रजिस्टर हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है डेटा को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें केवल वेरिएबल लेते हैं, ABC PQR ST कुछ भी, तो you allocate the data only in the variable, but here we can use register also because the instruction written here, whatever instruction is written, that is for hardware of the system, system का जो हार्डवेयर है उसके लिए instructions लिखा जा रहा है। Now the third one is the mode field.
मोड फील्ड क्या स्पेसिफाई करता है? हाँ, इट स्पेसिफाइज द वे थ्रू विच हाँ ऑपरेंड इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन. तो इट इज ऑप्शनल इन इंस्ट्रक्शन. ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन में ये ऑप्शनल होगा. एग्जाम्पल में आप यहाँ दे सकते हैं लाइक डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, इम्प्लिसिट, ठीक है ना, एक्सेट्रा, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, बहुत सारा है. माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर वेरी भी करता है. ठीक है, नाउ यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं है. देन हम लोग डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. So when we discuss the classification of instruction, then we just remember the types of computer also. So you already have a concept कि there are 3 types of computer जिसको आप फंडामेंटल में पढ़े हैं. मिनी, माइक्रो, किस बेसिस पर पढ़े हैं? साइज के बेसिस पर. तो यहाँ पर भी साइज के बेसिस पर ऑपरेंड एक्सेशन होगा, यूज होगा. तो यहाँ पर 3 तरह का कंप्यूटर है: स्टैक ऑर्गेनाइज्ड, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड और जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड. 3 तरह का कंप्यूटर है. तो ऑन द बेसिस ऑफ number of operands used in the instruction, instructions are classified as follows. तो हम लोग डिस्कस किए थे कितना तरह से, 3-4 तरह से ये क्लासिफाइड होता है. दैट इज 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस. है ना, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस. अब ये जो 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस है, 0 address is used for stack organized computer, 1 is for accumulator organized computer, 2 as well as 3 is for general purpose register organized computer. Now before discussion of that 0 address, 1 address, 2 address, 3 address, we just discussed the factor. ठीक है ना. So there are 2 factor we discuss. First one is what? बताइए कोई. 2 फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये चारों को. पहला फैक्टर क्या है? हाँ ठीक है, वो आगे पीछे लिखे, रिजल्ट स्टोरेज एरिया. ठीक है ना, पहला रिजल्ट स्टोरेज एरिया. ये दूसरा भी बनाइए इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है. रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, और दूसरा है ऑपरेंड. हाँ, ऑपरेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन. 2 फैक्टर हम लोग हमेशा चेक करेंगे हर इंस्ट्रक्शंस को लिखने के समय कि रिजल्ट, इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद रिजल्ट कहाँ गया, यानी कि जो भी पार्शियल इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, और ऑपरेंड कौन इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशन के दौरान. ऑपरेंड हमको कहाँ से मिल रहा है, ऑपरेंड हम कितना दे रहे हैं, ऑपरेंड अगर नहीं दे रहे हैं तो ऑपरेंड कहाँ से सेलेक्ट होगा. ये सारे चीज हमारा जो है वो ये 0, 1, 2, 3 किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे तो वहां पर कंसीडर करना होगा. तो इसमें ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे. 0 एड्रेस सारे डिस्कस कर लिए थे, 1, 2, 3 0 एड्रेस, because there is a gap, that's why I just recall each and every section. तो 0 एड्रेस के लिए हम लोग बात किए थे कि in this type of instructions no operand is needed for operational instructions. किसी भी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऑपरेंड देने का जरूरत नहीं है. Now question is, if no operand is needed, then how the operand is used, and from where the operand comes for operation. हाँ, तो ऑपरेंड्स आर सेलेक्टेड इन इम्प्लिसिट मैनर और इम्प्लाइड मैनर. इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड. तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टैक मेमोरी इटसेल्फ.
तो स्टैक मेमोरी से कलेक्ट होगा, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन? तो top -1, because for operation we need 2 operand, and out of 2 operand, 1 operand is the first operand and another one is the second operand. तो first operand कहाँ से आएगा, second operand कहाँ से आएगा? तो operand available on top -1 position become the first operand, and operand available on the top position become the second operand. And once we have both operand inside the computer, then the operation is performed. And after completion of operation, where the result is stored? The result is stored in a stack itself. हाँ, यानी कि stack is capable to store the result also. यानी result storage area is the stack memory, and operand is selected from where? So operand is selected from a stack. In which manner it is selected? So the operand available on top -1 become the first operand, and operand available on top become the second operand, and in between these two operand operation is performed. Result will be stored in stack. तो दोनों फैक्टर हम लोग क्लियर कर लिए जीरो एड्रेस के लिए. First mention here, in this type of instruction, there is no need of operand for operational instructions. Operands are selected for operation in implicit manner, implicit, or you can say implied manner, or you can also say automatically. ठीक है ना, implied manner. अब ये ऑपरेंड तो implied manner में सेलेक्ट हो जाएगा, तो ऑपरेंड में से कौन ऑपरेंड आपका क्या होगा उसको भी लिखेंगे कि ऑपरेंड अवेलेबल ऑन टॉप -1. टॉप -1 समझ रहे हैं सब, किसी को डाउट नहीं है? टॉप -1, अगर हम 5 बुक रखे हैं तो टॉप -1 पर कितना नंबर का बुक होगा? अगर सीक्वेंस 1 से शुरू कर रहे हैं, पहले 1 नंबर रखे हैं, फिर 2, 3, 4, 5, तो पीछे बताइए टॉप -1 पर कौन बुक होगा? बताओ बीच में. हाँ, 4 नंबर. टॉप -1 पर कौन होगा? हम सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, पहले 1 नंबर बुक रखे, फिर 2, 3, 4, 5, तो टॉप -1 कौन होगा? 4. ठीक है, रुको बताइए. हाँ 4, ठीक है. अब ऐसे देखो, ये स्टैक है, इस स्टैक में हम 1 नंबर बुक रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, और ये 5 रख दिए, 5 किताब रख दिए, तो टॉप -1 कौन होगा? ये आपका टॉप -1 होगा, और ये 5 जो है ये टॉप होगा. तो जब भी यहाँ जो लिख रहे हैं, ये मेंशन कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए कि ऑपरेंड अवेलेबल ऑन टॉप बिकम द फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड नहीं, फर्स्ट. हाँ, टॉप -1 become the first operand, and operand available on top become the second operand, and operation perform होने के बाद result will be stored. After operation, result will be स्टोर्ड. अभी देखिए जो लिख रहे हैं, इसलिए इसको ब्रेकअप करके बता रहे हैं कि आपको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. कोई जरूरी नहीं कि मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वही आपका फाइनल है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है ना. तो ऑपरेंड अवेलेबल ऑन टॉप बिकम द सेकेंड ऑपरेंड, एंड आफ्टर ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेटर आया होगा ओपी कोड के थ्रू, ऑपरेशन के बाद रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन स्टैक इटसेल्फ. ठीक है ना, स्टैक में ही वो स्टोर्ड हो जाएगा. इसमें किसी को डाउट नहीं है? नो डाउट. यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, इसका इंस्ट्रक्शंस भी लिखे थे. अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर लेते हैं, ठीक है ना, सपोज देयर इज ए प्रॉब्लम x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. अब अगर इसको जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए हमको लिखना है,
तो सबसे पहले कि क्या क्या चीज को हमको कंसीडर करना होगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो ऑप्शनल नहीं है उसको कंसीडर करना होगा। तो मोड फील्ड को छोड़कर पहले कंसीडर करना होगा कि इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ओपी कोड फील्ड क्या होगा जीरो एड्रेस के लिए। तो एक ब्रीफ आप ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपका जो 0 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, इसमें ठीक है ना, यहाँ पर सपोज ये इंस्ट्रक्शन है आपका, इंस्ट्रक्शन 0 1 2 3। तो बेसिकली अभी हम लोग डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ज्यादा यूज करेंगे। तो डेटा ट्रांसफर के लिए जीरो आपको पता है, अभी हम लोग डिस्कस किए। जीरो एड्रेस के लिए दो इंस्ट्रक्शन होता है, पुश और पॉप। साइज छोटा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जीरो एड्रेस के लिए पुश और पॉप आपका डेटा ट्रांसफर है। 1 के लिए क्या है, लोड और स्टोर, मेंशन इट। 2 के लिए केवल मूव, और 3 एड्रेस के लिए कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नहीं यूज होता है। क्लियर है। डेटा मैनिपुलेशन आपका एज पर एक्सप्रेशन, ये सब में वही रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में अगर प्लस और माइनस है तो उसके हिसाब से होगा, लॉजिकल कोई इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है तो उसके हिसाब से होगा, शिफ्टिंग का ऑपरेशन हो रहा है तो उसके हिसाब से होगा। यानी ये एज पर एक्सप्रेशन आपका तय होगा कि डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड के लिए लोड और स्टोर, एक्यूमुलेटर के लिए नहीं, सेकंड के लिए केवल मूव, 1 के लिए लोड एंड स्टोर, 0 के लिए पुश और पॉप। ये सब में इनपुट आउटपुट टर्मिनल अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो इन और आउट यूज नहीं होगा। अगर इनपुट आउटपुट टर्मिनल लेंगे, डेटा अगर इनपुट टर्मिनल से लेंगे और उसको व्यू करेंगे तो इन और आउट भी इंस्ट्रक्शन यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए प्लस बी जब आप करेंगे तो इसको ऑपरेशन करने के लिए अगर जीरो एड्रेस करना है तो हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी मैथमेटिकल, ठीक है ना, मैथमेटिकल जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो 3 तरह से नोटिफाई होता है। कोई बता सकते हैं कौन कौन? इनफिक्स, हाँ इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लेसमेंट के बेसिस पर यह नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया है। तो ऑपरेटर प्लेसमेंट के बेसिस पर अगर a प्लस बी लिखा जाए तो प्लस इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफिक्स। अगर प्लस ए बी लिखा जाए तो ए बी के पहले है प्लस, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स। एंड ए बी के बाद अगर प्लस लिखा जाए तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स, ठीक है। तो जीरो एड्रेस, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो पोस्टफिक्स मैनर में वर्क करता है, तो जीरो एड्रेस के लिए सबसे पहले हमको पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन निकालना होता है। पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हम बताए थे शॉर्टकट कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें एडिशनल पैरेंथेसिस हम लोग लगाएंगे। तो एडिशनल पैरेंथेसिस जो भी है वो ओवरऑल में एडिशनल पैरेंथेसिस लगाएंगे और शिफ्टिंग ऑपरेटर का राइटवर्ड्स करेंगे, यानी कि जिस पैरेंथेसिस के अंदर है उससे राइट आउट करना है इसको। तो इससे राइट आउट हो गया और ये पूरा पूरी बाहर हो गया। अब जिस तरह से एरो आपका सिग्निफिकेंस दे रहा है, तो जब जब एरो है वहां ऑपरेटर है, तो एरो के पहले यहाँ क्या है, ए बी है। ए बी के बाद पहला एरो किस किस ऑपरेटर के लिए है, प्लस के लिए। उसके बाद ये ऑपरेटर यहाँ से बाहर गया है, ये भी बाहर गया है, लेकिन ये दोनों एरो के पहले कौन सा है, सी, और सी डी के बाद पहला और एरो किसके लिए है, प्लस के लिए, और दूसरा। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस पोस्टफिक्स मैनर में इस इनफिक्स का। अब इसको क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट हमको स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ड्यूरिंग स्कैनिंग प्रोसेस जो ऑपरेंड आएगा वो स्टैक में जाएगा, और जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तो उसके लिए अर्थमेटिक नेमोनिक्स हम यूज करेंगे, और उस नेमोनिक्स को के लिए कोई ऑपरेंड पास नहीं करेंगे। यानी ऑपरेंड हमारा कैसे सेलेक्ट होगा, इम्प्लाइड मोड में डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैक। कैसे, कौन सा ऑपरेंड क्या बनेगा, तो जो टॉप -1 पे है वो पहला ऑपरेंड बनेगा, और जो
ठीक, तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व भी किया हुआ है आपके बुक में भी जो दिया गया होगा बुक। तो ए बी प्लस सी डी प्लस एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे और लिखने के पहले हम लोग क्या क्या बताए, इसके सबसे पहले ओपी कोड फिक्स करेंगे, फिर ऑपरेंड फिक्स करेंगे। ओपी कोड में यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन। ऑपरेंड में केवल मेमोरी लोकेशन यूज हो रहा है, ठीक है ना। हम रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टैक को ही हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट स्टोरेज एरिया के रूप में। तो यहाँ हर प्रॉब्लम में ये मेंशन करना है आपको। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं सी का, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन फर्स्ट लाइन में करते हैं। तो यहाँ पर भी ये मेंशन करना है हर एक्सप्रेशन में। डेटा ट्रांसफर के लिए तो ये फिक्स हो गया, जीरो एड्रेस लिख रहे हैं तो पुश और पॉप यूज होगा। डेटा मैनिपुलेशन में यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ऐड और मल्ट, ठीक है। मेमोरी लोकेशन जितना वेरिएबल इसमें यूज हुआ है एक्स को छोड़कर, क्योंकि एक्स में आप रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, तो एक्स को छोड़कर जो भी आपका मैनिपुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ए बी सी एंड डी, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है जो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको मेंशन करना है। अब जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सेक्शन आपको मेंटेन करना है, यानी ये ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंड। तो ट्राई टू सेपरेट दिस टू सेक्शन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। तो ए और बी स्टैक में भेजने के लिए हम क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पुश, ये आपका ओपी कोड फील्ड हो गया। इसके बाद ऑपरेंड फील्ड क्या है, तो ऑपरेंड को भेजना है, यहाँ कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा है, केवल लोकेशन चेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने मेंशन किया था कि ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई ऑपरेंड भेजने का जरूरत नहीं है। तो पुश ए में केवल लोकेशन चेंज हो रहा है, कंटेंट्स को चेंज किए बिना। तो पुश ए लिखने से क्या हुआ, ये आपका हो गया, पुश हो गया ओपी कोड फील्ड और ए हो गया आपका ऑपरेंड फील्ड। तो पुश ए लिखने के बाद समरी यहाँ पर हम लोग लिखे थे, कुछ लोग को कंफ्यूजन है, टॉप ऑफ द स्टैक केवल आपका लोकेशंस को नोटिफाई कर रहा है, ये किसी तरह का कोई वेरिएबल नहीं है। जब एरे यूज करेंगे तो ये इंडेक्स का काम करेगा, और जब पॉइंटर यूज करेंगे तो ये एड्रेस का काम करेगा, ठीक है ना। तो टॉप ऑफ द स्टैक, ये जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लिए एसी यूज कर रहा है, तो स्टैक का टॉप मेंशन करने के लिए टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक मेमोरी। तो यहाँ पर ए पुश ए लिखने से क्या हो गया, मेमोरी ऑपरेंड ए जो है स्टैक में चला गया, देन पुश बी, तो टॉप ऑफ द स्टैक नया चेंज हो गया मेमोरी ऑपरेंड। फिर इसके बाद स्कैनिंग में है आपका एडिशन, तो ऐड के लिए कोई ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेंशनिंग जैसे करते हैं, सबसे पहले ए आपका गया स्टैक में, ए के बाद क्या गया, बी गया, उसके बाद ऐड आया, तो ऐड में आपका कौन सा ऑपरेंड पहला ऑपरेंड बनेगा, यानी ए प्लस बी होगा और रिजल्ट भी स्टैक में ही रहेगा। तो ये बन गया आपका एम ए प्लस एम बी, ये क्लियर है स्टैक में भी। फिर आप पुश किया सी, पुश किया डी। अब ये आपका पोस्ट फिक्स करने से ये आपका सीक्वेंसिंग समझना आसान होगा। इनफिक्स में आपको ये तय करना होगा किसको पुश करना है, किसको पॉप करना है, ठीक है, कब करना है पॉप। तो यहाँ टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी ऑपरेंड सी आया, दैट मीन्स कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद ए प्लस बी के ऊपर सी आ गया। इसके बाद डी आपने इंसर्ट किया, तो डी इंसर्ट किए तो ए प्लस बी सी और इसके ऊपर डी। जैसे ही ऐड ऑपरेशन होगा तो ऐड किसका होगा, सी प्लस डी, यस। तो एम मेमोरी ऑपरेंड सी प्लस मेमोरी ऑपरेंड डी। देन फाइनली इस लाइन के बाद आपका हो गया सी प्लस डी और ए प्लस बी, और फिर आप कर रहे हैं मल्ट। तो मल्ट कर रहे हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक यानी मेमोरी ऑपरेंड ए प्लस मेमोरी ऑपरेंड बी एस्ट्रिक्स मेमोरी ऑपरेंड सी प्लस मेमोरी ऑपरेंड डी, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या आ गया स्टैक में, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो आप क्या करेंगे, पॉप, और पॉप कहाँ करना है, एक्स में। तो मेमोरी ऑपरेंड एक्स में
टॉप ऑफ द स्टैक आपका ट्रांसफर होगा, इसके बाद स्टैक इज एम्प्टी। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। तो आई जस्ट थिंक दैट कि टुडे हम लोग जहाँ से ब्रेक किए थे वहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम दिए थे, आप खुद से भी कुछ प्रॉब्लम बनाइए, क्रिएट करिए एक्सप्रेशन और ट्राई टू राइट जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। इन नेक्स्ट क्लास वी जस्ट मूव द टॉपिक